भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं एवं विविधताएं। चलिए बताते हैं, थोड़ा सा जूम कर लीजिए जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रादेशिक व भौगोलिक विविधताएं वाले इस विशाल भूखंड पर निवास करने वाला भारतीय समाज विश्व के अति प्राचीन समाजों में से एक है। सैकड़ों भाषाओं और बोलियों का यह देश अनेक आदिवासियों के सामाजिक जीवन की विचित्रताओं से भी युक्त है। भारतीय समाज और संस्कृति में अनेक प्रकार की विविधताओं के दर्शन होते हैं, जिन्हें जाति, धर्म, भाषा, प्रजाति तथा विवाह आदि में व्याप्त विभिन्नताओं के द्वारा क्या करा जाता है, सरलता से समझा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे वर्ण जाति व्यवस्था। वर्ण जाति व्यवस्था किसी भी समाज के व्यवस्थित संचालन हेतु आवश्यक माना जाता है कि सामाजिक कार्यों का विभाजन व्यक्ति की योग्यता, प्रगति, प्रवृत्ति एवं उसके गुण व कर्मों के आधार पर किया जाता है। व्यक्ति की कार्य क्षमता के आधार पर कार्य विभाजन करने को ही वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। साधारण शब्दों में इस वर्ण व्यवस्था को विभाजित कर सकते हैं। जिस व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति अपने कार्य क्षमता के आधार पर कर्म का वर्ण करता हुआ वर्ण व्यवस्था कहलाती है। वर्ण शब्द की उत्पत्ति व्र धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ है वर्ण करना या चुनना। इसके अतिरिक्त वर्ण शब्द रंग के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। यद्यपि मनुस्मृति में वर्ण व जाति शब्द प्राय एक ही अर्थ में प्रयोग किए गए हैं, जैसा कि वर्तमान में भी देखने को मिलता है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार इसी वर्ण व्यवस्था को माना गया। हालांकि विश्व भर के अधिकांश समाज में सामाजिक स्थिरीकरण व अर्ध आधार पर वर्ग को माना गया, जबकि भारत में प्राचीन काल से ही वर्ण एवं जाति की व्यवस्था विद्यमान रही है। अनुमान है कि भारतीय समाज में कृषि विकास के परिणाम स्वरूप एक नई उत्पादन व्यवस्था विकसित हुई, जिसके संचालन के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता पड़ी है। स्वरूप समाज में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। श्रम एवं व्यवस्था के आधार पर जन्म इन सामाजिक वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा गया है। वर्ण और आश्रमों की व्यवस्था भी भारतीय समाज की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। वर्णाश्रम व्यवस्था, जिसमें मनुष्य के लिए विभिन्न समयों में 4 आश्रम है, यथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था की गई थी। का निर्माण इसलिए किया गया था अर्थ और काम का धर्मपूर्ण उपभोग करते हुए व्यक्ति कर्म से उन्नति की ओर अग्रसर हो। गौरतलब है कि वर्ण व्यवस्था के द्वारा भारतीय समाज में धर्म का अर्थ के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया गया, यानी ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिससे अर्थ का सभी वर्ग नियंत्रित एवं समुचित उपयोग कर सके। इस नियंत्रित एवं समुचित उपयोग के लिए प्रत्येक वर्ण की अर्थात ज्ञानी ब्राह्मणों, राजसत्ता धारण करने वाले क्षत्रियों व धनिक वर्ग यानी वैश्यों की मर्यादा स्थापित कर दी गई। यदि आश्रम व्यवस्था की बात करें तो विभिन्न आश्रमों के द्वारा कामोपभोग की मर्यादाओं को सुनिश्चित किया गया, अर्थात धर्म का काम के ऊपर नियंत्रण व्यक्तिगत जीवन में प्रस्तावित किया गया। अतः वर्ण व्यवस्था मनुष्यों के बीच कार्य विभाजन को इंगित करती है, वही आश्रम व्यवस्था उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रकट करती है। जाति व्यवस्था हम लोग समझेंगे। परंपरागत रूप में जाति व्यवस्था भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख स्वरूप रही है और आज भी जाति व्यवस्था हिंदू सामाजिक सांस्कृतिक संरचना भी एक महत्वपूर्ण इकाई है। इस तथ्य पर विद्वानों में मतभेद है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सुनिश्चित कालक्रम कौन सा है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि 4 वर्णों का वर्गीकरण लगभग 3000 वर्ष पुराना है। यद्यपि विभिन्न कालों में जाति व्यवस्था ने विभिन्न स्वरूप धारण किए, लेकिन यह मानना है कि 3000 वर्षों से एक समान व्यवस्था चली आ रही है। स्वयं को भ्रमित करना होगा। वैदिक काल 900 से 500 ईसा पूर्व के बीच जाति व्यवस्था वस्तुतः वर्ण व्यवस्था ही थी और केवल इसके 4 विभाजन थे, जो कि ना तो बहुत अधिक कठोर एवं विस्तृत थे तथा ना ही जन्म से निर्धारित होते थे। इनके मध्य स्थान परिवर्तन भी सामान्य था। इसलिए यह मान सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ही जाति का एक कठोर संस्था के रूप में उदय हुआ ये सब।
आइए समझते हैं। सामान्यतः भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक संगठन का वह रूप है जो हिंदू समाज को समूह में व्यक्त करती है तथा इसके व्यवहार स्तर एवं आचरण में सम्यक अंतर विद्यमान है। जाति व्यवस्था के तहत हर जाति की सामाजिक स्थिति पहले ही निर्धारित होती थी तथा व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जन्म के आधार पर तय की जाती थी। जाति में गतिशीलता को समझेंगे। गतिशीलता का अर्थ है कुछ लोगों या किसी भी जाति के एक भाग या जाति संस्तरण में उस जाति का समग्र तरीके से संचरण। गतिशीलता से जाति प्रतिस्थिति में अवनति भी हो सकती है और बढ़ोतरी भी हो सकती है। जाति परिस्थिति में अवनति की स्थिति इसे अधोमुखी गतिशीलता कहते हैं, जबकि बढ़ोतरी की स्थिति में ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता कहते हैं। बेहतर तरीके से भारत की जाति व्यवस्था में गतिशीलता को क्रमशः तो हम लोग अब राजनीतिक पक्ष समझेंगे। गौरतलब है कि परंपरागत भारत में राजनीतिक प्रणाली अत्यंत लचीलेपन से युक्त थी। इसके माध्यम से जाति गतिशीलता के दो प्रकार के द्वारा समझा जा सकता है। प्रथम, राजा द्वारा जाति के क्रम में परिवर्तन कर देना अर्थात पुरस्कार व दंड के फलस्वरूप जाति के क्रम को उच्च व निम्न कर देना। द्वितीय, राजा की मृत्यु के पश्चात प्रभु जातियों द्वारा राजनीतिक नियंत्रण हासिल करना, जिससे अपने अपने भौगोलिक क्षेत्रों में संबंधित व्यक्तियों एवं समूह को उच्च स्तरीय गतिशीलता के अवसरों की प्राप्ति में बढ़ोतरी। इस गतिशीलता ने अंततः संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया। हम देखेंगे आर्थिक पक्ष। आर्थिक पक्ष में हम लोग देखेंगे परंपरागत भारत में योग्य भूमि की उपलब्धता, श्रमिकों की कम संख्या, प्रकृति प्रकोपों जैसे सूखा, बाढ़, विभिन्न बीमारियों आदि ने भौगोलिक स्थानांतरण यानी प्रवसन को अवसर प्रदान किया। यही स्थानिक गतिशीलता सामाजिक गतिशीलता कारण बनी। स्थान विशेष के संदर्भ में इसने व्यक्ति की प्रवृत्ति को परिवर्तन करने में भूमिका निभाई। आगे देखेंगे सांस्कृतिक पक्ष। इस प्रश्न को मध्य स्तरीय तथा निम्न स्तरीय जातियों द्वारा संस्कृतिकरण के माध्यम से जाति गतिशीलता की दिशा में आगे बढ़ने के द्वारा समझा जा सकता है। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण की यह अवधारणा ऐसी प्रक्रिया से संबंध है जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च अथवा प्राय द्वि जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्म कांड, विचारधारा एवं जीवन पद्धति को क्या कर देते, परिवर्तित कर देते। आगे देखें सामाजिक पक्ष। इस पक्ष के अंतर्गत जाति में गतिशीलता को विवाह के संदर्भ में देखा जा सकता है। ज्ञात हो कि कुलीन विवाह में उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्थिति से विवाह कर सकता है, जिसे अनुलोम विवाह कहते थे। ऐसा संभव है कि यदि कोई कुलीन विवाह किसी समूह में नियमित रूप से प्रचलित हो तो निम्न परिस्थिति अथवा आगे और समझेंगे प्रतिष्ठा प्राप्त समूह को उच्च प्रतिष्ठा समूह के समकक्ष स्वीकार कर लिया जाए। इस प्रकार जो जाति गतिशीलता पहले व्यक्ति से संबंधित थी, बाद में वह समूह गतिशीलता में बदल गई। इन पक्षों के अलावा आधुनिक भारत में भी जाति में गतिशीलता देखी जा सकती है, जो कि निम्नलिखित कारणों का परिणाम हो सकती है। और समझेंगे पश्चिमीकरण। भारत में पश्चिमीकरण की शुरुआत ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद हुई। इसके प्रभाव द्वारा कुछ जातियों की जीवन शैली में परिवर्तन आया एवं उन्हें अनेक अवसरों की प्राप्ति भी हुई, जिससे जाति में गतिशीलता संभव हुई। हालांकि इसका लाभ केवल शहरी उच्च जाति के संभ्रांत लोगों को ही मिला है।